बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो किस तरह इम्पोर्टेंट है कि अक्सर स्टूडेंट्स जब अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपने थीसिस को डिफेंड करना होता है या थीसिस का वाइवा देना होता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही होता है जिस तरह आप एक सेमेस्टर में एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, सेम इसी तरह आपको अपने थीसिस के वाइवा या डिफेंस की तैयारी करनी होती है। तो वाइवा या डिफेंस की तैयारी करते हुए किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, हमें किस टाइप के सवालात पूछे जाएंगे या हम किस चीज़ों पर फोकस करें जिससे हमें बेनिफिट हो सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आमतौर पर नॉर्मली एक ही क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो एक्सटर्नल्स होते हैं वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लेकिन कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मली एक तरीके से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी एक्सटर्नल कौन होता है और वाइवा लेने कहाँ से आता है। जहाँ तक एक्सटर्नल की बात है कि आपका जो एमफिल का या पीएचडी का जो थीसिस होता है, अगर एमफिल का थीसिस है तो आपके एमफिल का जो थीसिस होता है वो किसी एक यूनिवर्सिटी में या दो यूनिवर्सिटीज़ में उसको भेजा जाता है वैल्यूएशन के लिए, जहाँ पे उसकी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और उन रिपोर्ट्स को दोबारा वापस आपको भेजा जाता है, जिसमें आपके मिस्टेक्स वगैरह को पॉइंट आउट किया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इसको ठीक कर लें। उसके अलावा जो पीएचडी का थीसिस होता है इसको जो भेजा जाता है वो फॉरेन कंट्री में भी भेजा जाता है और पाकिस्तान में भी भेजा जाता है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी दो जो होते हैं एक्सटर्नल्स एग्जामिनर्स, उनको ये भेजा जाता है एवेल्यूएटर्स को, जो एवेल्यूएशन करने के बाद आपको रिपोर्ट वापस भेज देते हैं। जबकि पाकिस्तान में भी इसी तरह वो दो वैल्यूएटर्स के पास भेजा जाता है, वो रिपोर्ट बना के तो वापस भेज देते हैं। अब जहाँ तक एक्सटर्नल की बात है कि जो आपकी थीसिस की रिपोर्ट बनाता है वही आपका एक्सटर्नल होता है, वही आपका वाइवा या डिफेंस लेने आता है। तो अब अगर उसने आपके थीसिस को वैल्यूएट किया हुआ है, उसको पता होगा कि इसके थीसिस में क्या क्या चीज़ें हैं, इसने किस तरह काम किया है, तो वो आपसे क्वेश्चन उस हिसाब से पूछेगा, क्योंकि उसने सारे थीसिस को आपको पढ़ा होता है और उसकी रिपोर्ट बनाई होती है। तो एक्सटर्नल जो होता है वो आपका जो थीसिस वैल्यूएटर होता है वही होता है जो आपसे वाइवा लेने आता है या आपके थीसिस का डिफेंस लेने आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे अब वो एक्सटर्नल आके क्या क्वेश्चन पूछेगा। आमतौर पे जो एक्सटर्नल होते हैं वो कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि वो पूछते हैं कि जी आपकी रिसर्च करने का मकसद क्या होता है, और आपने इसका जो होता है आंसर लिखा होता है अपने थीसिस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं आता होता कि रिसर्च करने का मकसद क्या है। आपके थीसिस में आप पहले ही चैप्टर में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, तो वो जो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वही आपकी रिसर्च का मकसद होता है। तो हमेशा जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह आप रीड आउट करें, अच्छी तरह उनको समझें कि आपने किस मकसद के लिए ये रिसर्च की थी। तो ये तो एक उसका पार्ट हो गया कि आपने आपकी रिसर्च का मकसद क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये भी पूछते हैं कि जी इस रिसर्च में नया क्या था, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि आपकी रिसर्च की नोवेलिटी क्या है। अगर आपने रिसर्च एक परफॉर्म की है तो वैसी रिसर्च और काफ़ी सारे लोगों ने परफॉर्म की है, तो जब वो आपसे पूछेंगे कि इसमें नया क्या है तो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा कि जी आपने जो रिसर्च की है इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑलरेडी किए गए थे, लेकिन हमने इस रिसर्च को एक्सटेंड किया है, हमने इसमें ये जो पॉइंट्स हैं इन पे फोकस किया है। तो ये हमने न्यू एम्स थे, हमारे न्यू ऑब्जेक्टिव्स थे, इनको हमने फॉलो किया है, तो ये हमारी रिसर्च की नोवेलिटी है। इसके अलावा वो आपसे पूछते हैं जी आपने ये काम कैसे किया। तो कैसे किए का मतलब यही होता है कि मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन से आपको पूछा गया है आपने रिसर्च डिज़ाइन कैसे किया, आपने उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे किया। उसके अलावा आपने उसमें जो है जो भी उसमें आता है आपके प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं जो शामिल हैं, उसके बारे में भी आपने बताना होता है कि जी ये काम आपने कैसे किया।
तो मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन को भी आप हमेशा पढ़ा करें, अच्छी तरह पढ़ा करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिससे आपको अक्सर क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर मिल जाता होता है। अब ये है कि जी मटेरियल्स एंड मेथड्स में तो पूरे पूरे प्रोटोकॉल्स दिए गए होते हैं। तो क्या हमने सारे प्रोटोकॉल याद करने होते हैं? जी नहीं, आपने सारे प्रोटोकॉल्स तो याद नहीं करने होते। लेकिन अगर आपने खुद से परफॉर्म किया हुआ है, प्रोटोकॉल्स आपने खुद किए हैं या आपका फील्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस तरह भी आपने काम किया है, तो वो अगर आपने खुद अपने हाथ से किया तो आपको पूरा होगा, पूरा पता होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि आपने उसको किस तरह बयान करना है। तो पूरे प्रोटोकॉल आपने याद नहीं करने, जस्ट उनको आपने बताना है कि आपने किस तरह ये काम किया है। अब जी क्वेश्चन आ जाता है जी, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से भी सवाल होते हैं? अक्सर इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से कोई ख़ास क्वेश्चंस नहीं होते। हाँ, ये आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि जी आपने इंट्रोडक्शन में रेफरेंसेस या रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रेफरेंसेस किस तरह दिए हैं, क्या स्टाइल था। कॉमन से जनरल से क्वेश्चंस हो सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर से और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। उसके अलावा इसमें से कोई आपसे का ख़ास किस्म के क्वेश्चंस नहीं होते कि स्पेसिफिक आपने इंट्रोडक्शन को या रिव्यू ऑफ लिटरेचर को रट्टा लगाना है। उसके बाद है जी सवाल है कि रिजल्ट सेक्शन में से कैसे सवाल हो सकते हैं? तो रिजल्ट सेक्शन में से सबसे पहली बात जो है, आपको फिगर्स जो हैं वो तो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट सेक्शन में आपने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है उससे आपने ये अखज़ करना होता है कि आपका कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सिग्निफिकेंट हैं और कौन सी वैल्यूज़ हैं जो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। अगर आपने बहुत सारे पैरामीटर्स लिए हैं तो जो पैरामीटर सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि वो जो ऐसे पैरामीटर हैं जिन पे साइंस को सोचना चाहिए, फ्यूचर में उन पे सोचना चाहिए। अगर आपका थीसिस बेनिफिशियल है तो हमें उन सिग्निफिकेंट पैरामीटर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और सोसाइटी में उसके बेनिफिट्स लेने चाहिए। अगर आपका थीसिस जो है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि सोसाइटी में इस चीज़ को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव है उसका जो रोल है। तो इसलिए आपको वो जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए सोसाइटी से। तो ये जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी थीसिस में। आपको थीसिस के अंदर सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए ताकि आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह बता सकें कि इसमें जो चीज़ें हैं वो इस तरह परफॉर्म की गई हैं और इनके ये रिज़ल्ट्स आए हैं। तो रिज़ल्ट सेक्शन के लिए जो आपने बिल्कुल भी टेबल्स याद नहीं कर रहे हैं और ना ही आपने किसी किस्म की कोई वैल्यूज़ याद करनी है। बस जितना आपको बताया गया है कि मेन जो चीज़ है, मेन जो फोकस है, आपके रिज़ल्ट्स किस तरफ किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं आपकी रिसर्च को, इस चीज़ को आपने अच्छी तरह देखना है। और हमारा जी लास्ट सवाल है कि डिस्कशन सेक्शन में से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब डिस्कशन सेक्शन को आपने अच्छी तरह पढ़ना होता है। इसमें क्योंकि आपको काफ़ी सारी रीजंस मिल जाती हैं। अगर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा सवाल पूछा जाता है, ये तो कॉमन सवाल है, इसके अलावा अगर आपसे अपनी रिसर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आप डिस्कशन सेक्शन में से अगर आपने उससे रीजंस को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं उससे आप रीजंस बताते हैं, तो अगर आपने अच्छी तरह रीजंस को पढ़ा हुआ है तो आप किसी भी किस्म का जो क्वेश्चन होता है उसको आंसर करने के काबिल होते हैं। तो ये हमारे आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की गई है कि नॉर्मली हम कॉमन से क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप के पूछे जा सकते हैं थीसिस में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।